तो 5.1 का 1 में क्या बोलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो किराया है मेरा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो किराया है वो फिक्स है। मतलब एक तरह से कितना है, पहला किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद क्या बोलता है, नहीं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 15 रुपया फिक्स है। कितना है, 15 रुपया फिक्स है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब इसके बाद जो अतिरिक्त होगा, हर बार जो बढ़ेगा उसके लिए कितना किराया लगेगा, 8 रुपया किराया लगेगा। मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए 15 हो गया। अब तुम सोचो सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना किराया लगना चाहिए। जो सेकेंड किलोमीटर के लिए किराया होगा मेरे पास वो 8 रुपया फिक्स है। उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगेगा। तो 15 रुपया पहले लगा और बाद में कितना लगेगा, 8 रुपया, और तो कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। इसके बाद यदि हम थर्ड किलोमीटर का निकालते हैं तो उसके लिए जो किराया होगा कितना हो जाएगा, 23 रुपया प्लस 8 रुपया, मतलब 31 रुपया होगा। इस तरह करके 15 रुपया, 23 रुपया, 31 रुपया। यदि हम इसको ध्यान से देखें, जो नंबर लिखा हुआ है 15, 23, 31, 31 का फिर आएगा 39, हर बार 8 बढ़ते बढ़ते आएगा। मतलब ये भी हो जाएगा, निकाल सकते हैं हम लोग। इसका पहला टर्म कितना है, 15। डी निकालने के लिए क्या बोले थे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा, तो 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या फिर इसमें से इसको घटा के देख लो, 31 माइनस 23, 31 माइनस 23, यहाँ पे भी कितना आ रहा है। या फिर इसमें से इसको घटा के देख लो, 39 में से भी 31 घटाएगा तो भी कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब हर बार यदि डी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी में है, ये भी में है। बस हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन तो यही है, सिंपली हो गया, समझ में आ गया। मिटा दें। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना, यदि हम बात करते हैं तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उतारना उतारो, नहीं तो फिर मिटा देंगे इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी बेलन में, क्या बोल रहा है इसमें, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। मतलब कुछ हवा है पहले से भरा हुआ, एक पंप बेलन है उसमें कुछ हवा भरा हुआ है, उसको हर बार पंप से निकालने पर कितना निकल जा रहा है, 1/4। कितना निकल जा रहा है, 1/4 भाग बाहर निकल देता है। तो बताना है तुमको ये चीज एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पे समझना, सबसे पहले हमको नहीं पता है कि बेलन में कितना हवा है, तो सिंपली मानने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 मानने से थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो सकता है, इसलिए हम जनरली 1 मान लिए। x भी मान सकते थे, तो 1 कुछ भी हो सकता है, 1 लीटर, 1 किलो लीटर, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, सिंपली मान लिया 1। ठीक, अब इससे कितना हवा निकल रहा है, 1/4। तो तुम सोचो यहाँ पे जो निकल रहा है हवा पंप से, वो कितना निकला, कितना हवा निकला। यदि हम बात करते हैं तो 1 का 1/4 जितना था उसी का 1/4 निकलेगा ना। तो 1/4 निकल गया, बचा कितना। तो यदि हम बात करते हैं कितना बचा हवा, तो कितना हो जाएगा, पहले कितना था 1 और निकल कितना गया 1/4, तो बचेगा कितना 1 - 1/4, मतलब कितना बचेगा 3/4 बच गया। अब तुम सोचो 1 के बाद यहाँ पे हो गया, एक बार 1/4 निकाल दिया तो बच गया 3/4। अब 3/4 का 1/4 निकलेगा ना। अब जब हवा हम निकालेंगे तो कितना का निकलेगा, 1 का तो अब नहीं निकलेगा ना 1/4। अब जो बचा है उसी में से ना 1/4 निकलेगा, क्योंकि हर बार उतना ही निकाल रहे हैं। अब जो हवा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3/4 का 1/4, मतलब कितना हवा निकला, 3/16। 3/16, 3/16 निकल गया, था पहले कितना 3/4, तो मतलब बचेगा कितना। फिर से इसको घटाएंगे हम लोग, 3/4 माइनस 3/16, एलसीएम लेंगे हम लोग 16, 4 गुना 4, 4 3 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 हो गया 9, 9/16, तो कितना गया 9/16। इसके बाद फिर देखना, अब फिर हवा निकालेंगे तो फिर कितना हवा निकलेगा, 1/4 ही निकलेगा। लेकिन 1/4 इस बार किसका निकलेगा, जो बचा है उसी का ना निकलेगा हर बार 1/4। मतलब इस बार तुम्हारे पास बचा कितना, 9/16, तो उसका 1/4 निकाल दो,
तो 9/16 का 1/4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 9/64 होगा, 9/64 की नहीं होगा। बच कितना जाएगा? तो जितना था और जितना निकाल दिए घटा दो, तो 9/16 माइनस 9/64 एलसीएम लो, 64 होगा, 16 का पकड़ा 4 बार में, 4 गुना 9 36 माइनस 9, इसको घटाएगा तो कितना जाएगा? 36 माइनस 9 27, 27/64 आ जाएगा। इस तरह करके चलते जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे गौर करें, यदि इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो इनको कोई भी चीज सेम नहीं आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब सेम नंबर हर बार ऐड नहीं होगा। तो ये एपी में नहीं होगा। पता है किसमें है? क्लास 11 का टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एपी नहीं है, ये क्या है? जीपी है। तुम यहाँ पे गौर करो, तो हर बार एक नंबर फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए हम 3/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर तुम 3/4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिर 3/4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पहुंच जाएंगे। हम अगला टर्म बिना सब्ट्रैक्ट किए हम बता सकते हैं कितना होगा। इसमें ऊपर वाला में 3 से मल्टीप्लाई करो 81, और नीचे वाला में 4 से मल्टीप्लाई करो 256 हो जाएगा। इस तरह करके चलते जाएगा। मतलब एपी तो नहीं है। एपी क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा है, सेम नंबर हर बार क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई वाला तो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग को समझना ही नहीं है। सिंपली क्या बोलेंगे? एपी में नहीं है। समझ में आया? सही। इंटू और डब्ल्यू जीपी रहा है। हाँ, इंटू होगा तो जीपी पे अभी नहीं जाना हम लोग को, जीपी 11th क्लास में पढ़ना है। सर लास्ट में 7 नहीं, कॉमा नहीं है, कॉमा वो आगे चलते जाएगा और पता चलेगा। 7 कहाँ से आ जाएगा? हर बार 3/4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 7 कहाँ से आएगा? लिखना है, लिखो जल्दी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह है, हो जाएगा 150 रुपया, और हर मीटर का 50 रुपया बार बार बढ़ते जाता है। तो पहले 150 होगा, फिर 200 होगा, फिर 250 होगा, फिर 350 होगा, 250 के बाद 300 होगा, 300 के बाद 350, मतलब हर बार 50 बढ़ा देना है। 150 के बाद हर बार 50 बढ़ा देना है, मतलब एक फिक्स नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब किसमें होगा? एपी में होगा। जो दिक्कत है चौथा नंबर में दिक्कत है। चौथा नंबर में ये दिक्कत हो रहा है क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, जिसको लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला तो पता नहीं होगा, पता है, तो उसमें दिक्कत हो रहा होगा। क्या है फॉर्मूला बताना था? मूल गुना दर गुना समय बटा वो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। हाँ, तो इसी वही फॉर्मूला तो बनेगा ना सर? नहीं, उससे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल भी नहीं है थोड़ा, सर, इसलिए बन जाएगा। तो वो हमको उतना नहीं लगाना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है P into R into T/100। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। P है मूलधन, R है दर, T है समय, नीचे 100 है, E होता है फॉर्मूला किसका? तो हम क्या बोले सर? सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। सर सामने में फॉर्म लिख दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पी जो है वो तुम्हारा मूलधन है, आर जो है दर है, टी जो है वो समय है। पी को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पहले हम लोग को ए निकालना पड़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में, उसके बाद उसमें से पी को घटा देना होता है। ए क्या होता है? मिश्र धन। और इसमें ए का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। ए का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? p into 1 plus r/100 की पावर में n। n टाइम पीरियड है और r है मेरा रेट, एनुअली हर साल कितना रेट के अकॉर्डिंग हमको पैसा मिलता है। हाफ ईयरली वगैरह होता है तो इसमें चेंज हो जाता है। तो इसमें सिंपली ईयरली का बात किया जा रहा है, एक साल का। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि हर साल बाद कितना रुपया बढ़ते जाएगा। तो डायरेक्ट देखना, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए का। निकालना तुमको क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पर खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन तुमको बोला है। मिश्र धन मतलब क्या होता है? ए। यहाँ पे अमाउंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं?
अमाउंट मिश्र धन, दोनों जगह अमाउंट का फॉर्मूला सेम होगा। मतलब अमाउंट का फॉर्मूला सेम मतलब कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, a माइनस पी, मतलब एक तरह से क्या होगा, अमाउंट बराबर p प्लस सी आई। यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट बराबर p प्लस एस आई। ऐसे इसका जरूरत तो है नहीं, इसमें हमको निकालना पड़ता है अलग से, इसमें हमको अमाउंट अलग से निकालना पड़ता है। जो प्रिंसिपल है उसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और यहाँ जो फॉर्मूला दिया है उस डायरेक्टली किसका दिया हुआ है, अमाउंट का ही दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, अमाउंट का। तो इसमें अलग से हमको जोड़ने का दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में घटाना पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में घटाना पड़ता है। लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो घटाने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो बोलता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन मतलब अमाउंट, मिश्र धन मतलब अमाउंट। और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर में n। जबकि 10,000 की राशि, 10,000 की राशि यहाँ पे क्या काम करेगा, मूलधन का काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। 8% की वार्षिक दर से r का जो काम करेगा वो कौन करेगा, 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हर वर्ष कुछ ना कुछ मूलधन मिलते जाएगा। तुम सोचो हम टाइम को 1 साल रखेंगे, कितना रखें, 1 साल। तो पहला साल हमको कितना मिलेगा, p का वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, सिर्फ ध्यान देना, हम कैलकुलेशन से बच रहे हैं, सिंपली सबका वैल्यू पुट कर देंगे। p का वैल्यू, r का वैल्यू 2 को दिया हुआ है, टाइम चेंज हो रहा है ना हर साल। तो तुम सोचो पहला साल के लिए n को यदि हम 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, n को 1 पहला साल के लिए बोला है। तो तुम्हारे पास जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर में 1 होगा। p और r का वैल्यू हम पुट नहीं किए हैं, पुट कर देना, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। p के जगह 10,000 रखेंगे, r के जगह कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। सिर्फ हम पैटर्न दिखा रहे हैं कि एपी में नहीं है। कैलकुलेशन क्यों करें जब बिना कैलकुलेशन का काम हो जा रहा है मेरा। तो अब यहाँ ध्यान देना, जब दूसरा साल का हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, दूसरा साल का, तो देखना p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर में कितना हो जाएगा, 2। सिर्फ टाइमिंग चेंज होगा ना इसमें, p और r तो चेंज होगा नहीं। n के जगह कितना हो गया, 2 दूसरा साल के लिए। कितना साल के लिए, फिर तीसरा साल के लिए तो कितना होगा, p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर में 3। इस तरह से चलते जाएगा कि नहीं चलते जाएगा। अब तुम सबका वैल्यू निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। हर बार जो वैल्यू है वो अलग अलग आते जाएगा। पावर 1 है तो अलग वैल्यू आएगा ना, पावर 2 है तो अलग वैल्यू आएगा ना, पावर 3 है तो अलग वैल्यू आएगा ना, कि नहीं आएगा। अब तुम सोचो यदि पावर सेम है, इसका मतलब हर बार सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह अभी हम लोग वो वाला क्वेश्चन देखे थे बैलून वाला, उसमें 3/4 हर बार क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 3/4 3/4 3/4 3/4। ऐड तो नहीं हो रहा था ना सेम नंबर, ऐड हो रहा था तो कुछ अलग अलग नंबर ऐड होता। सेम उसी तरह तुम यहाँ पे देखो 1 प्लस r/100 कितना बार है इसमें, 1 बार। इसका यहाँ पहुंचे तो कितना बार हो गया, उसका यहाँ पहुंचे तो कितना बार हो गया, तो तुम गौर कर सकते हैं कि 1 प्लस r/100 हर बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, तब बढ़ रहा है। अगला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर कितना लिख देंगे, 4। मतलब हर बार यही नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक तरह से। तो सिंपल सी बात है, जब घटाएंगे तो सेम चीज तो नहीं आने वाला है, क्योंकि घटाने पे यहाँ पे यदि तुम यहाँ पे घटाएगा, तुम यहाँ पे तुम खुद सोचो, यदि तुम घटाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो घटाने वाला देखना, p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर 2 है, माइनस करना है p इंटू 1 प्लस r/100। ठीक, घटाएंगे तो देखना क्या होगा, p इंटू 1 प्लस r/100 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिए। तो p इंटू 1 प्लस r/100 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 प्लस r/100 बचा और माइनस 1 बचा, 1 कट गया, बचा ना p इंटू 1 प्लस r/100 और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, सारा कॉमन किया तो 1 कट गया। तुमने बस कितना बचा, देखो p इंटू 1 प्लस r/100 इंटू r/100। अब तुम जब इसमें से इसको घटाएगा, इसमें से इसको, तो पावर 3 होगा यहाँ पे और यहाँ पे पावर 2 होगा। इस बार हम मेरा कॉमन क्या जाएगा, पावर 2 चल जाएगा। यहाँ पे जो तुम इसमें से इसको घटाएगा, तो इसमें से इसको तुम घटाएगा
तो तुमने क्या लिखेगा p इंटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर में 3 माइनस, ये हम घटा के बता दे रहे, लेकिन घटाने का जरूरत कुछ है नहीं यदि हम पैटर्न को देख ले तो इतना है। तो तुम कॉमन क्या लेगा, p इंटू 1 प्लस r बाय 100, p इंटू 1 प्लस r बाय 100 का पावर में 2, जो छोटा रहता है वही ना कॉमन जाता है, तो p इसमें भी है, p इसमें भी है। 1 प्लस r बाय 100 के पावर इसमें कितना है 3, इसमें 1 प्लस r बाय 100 की पावर कितना है 2, तो छोटा यही है, तो कॉमन आ गया। अब तुम सोचो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे e कितना बार लिखा हुआ था 3 बार, उसमें तो हम कितना बार कॉमन ले लिए हैं 2 बार, तो बचा कितना एक बार बच गया, 1 प्लस r बाय 100 बच गया। और यहाँ पे कितना बचा -1, यहाँ से तो सब कॉमन कर लिया ना, तो बचा कितना -1, 1 और 1 कितना बच रहा है p इंटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर 2 इंटू r बाय 100। तुम इसको ध्यान दे देखो, इसको ध्यान दे देखो, सेम तो नहीं है, एगो पावर बढ़ गया ना उसका कि नहीं बढ़ा, तो d तो सेम हुआ नहीं। तो वही चीज हम यहाँ पे समझा रहे थे कि d सेम होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1 प्लस r बाय 100 से 1 प्लस r बाय 100 से मल्टीप्लाई होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 करेंगे, इस तरह से बढ़ते हुए चल जाएगा। मतलब ये एपी में तो सही लिखना, वहाँ लिख देंगे ये नोट करके ना। हाँ यहाँ पे लिख देंगे, एपी में नहीं है, घटाने का कोई जरूरत नहीं है इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में, इससे प्रैक्टिस करने के लिए दिया। तो पहला वाला क्वेश्चन में क्या बोला, √3 √6 √9 √12 है ना, √12 है ना, इस तरह करके जाना है, इसमें बताना है ये एपी है या नहीं है। सबसे पहला तो ये समझ लो कि √6 में से √3 घटाना है, तो d बराबर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएं, √6 माइनस √3, कोई घटाएंगे इसको 3 लिख देगा, 3 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि 6 माइनस 3 3 होता है, √6 अलग चीज है, √3 अलग चीज है, यदि तुमको घटाना ही है तो एक तरह से √6 को तुम ध्यान से देखो, तो √6 का मतलब होता है √2 इंटू √3। यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो √6 में √3 छुपा हुआ है, √6 में √3 छुपा हुआ है, तो √3 इसमें भी है इसमें भी है, तो √3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचाएगा √2, और यहाँ पे कितना बचाएगा माइनस, घटाने में यही बचेगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि √3 और √6 दोनों अलग अलग चीज है। जिस तरह x होता है और y होता है, और x और y में घटा नहीं सकते, मान लो y माइनस एक्स लिखा हुआ रहता तो y माइनस एक्स ही लिखते हैं, सेम उसी तरह वही चीज होने वाला है। बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमको पता है √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3, तो इसको लिख दिए तोड़ के दिए, अब √3 इसमें भी दिख गया, √3 उसमें भी दिख गया, तो √3 को क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा √2 और वहाँ कितना बचा 1, तो √2 माइनस 1 हो गया। अब फिर से अगला d निकाल के देख लो, तो इसमें से इसको घटाएंगे, √9 माइनस √6, फिर यहाँ 3 नहीं लिख देना है, 9 माइनस 6 नहीं लिखा हुआ है, √9 माइनस √6 लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। तुम यहाँ ध्यान देना, बहुत तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे देखो √9 को कितना लिख सकते हैं 3 माइनस √6, 3 माइनस √6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा घटाने में 3 जो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 इंटू 3, मतलब 2 बार √3 इसको हम तोड़ दिए, इसको नहीं तोड़ना था, इस √9 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, सेम उसी तरह इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2, 3 3 9 3 2 √9 लिखे ना तब। हाँ वही बोल रहे हैं कि बोला हम हटा दे रहे हैं, √9 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इसको √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब तुम देखो √3 दोनों में है, तो √3 को कॉमन लो, तो √3 को जैसे कॉमन लेंगे, एक √3 कॉमन आ चुका, बचा कितना √3, यहाँ कितना बचा, क्या ये दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहा है, नहीं सेम दिख रहा है, तो d सेम ही नहीं है, आगे फिर घटाएंगे फिर सेम नहीं आएगा, आगे घटाने का जरूरत ही नहीं है, जब स्टार्टिंग में यहाँ पे d सेम नहीं है, मतलब d बराबर नहीं है, सार बंदर बराबर नहीं है, इसलिए AP नहीं है, खत्म।
हाँ सर कॉमन लेके एक बनाया ना आप यहाँ पर, हाँ। कॉमन का भी तो एक बन सकता है ना। बिना कॉमन के कैसे घटेगा कैसे फिर? तुमको यही छोड़ना पड़ेगा फिर। यदि कॉमन लेके नहीं घटाएगा तो तुमको यही छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ करके तो होगा छोड़ देंगे। वहां करने पे हो जाएगा, लेकिन तुम ये दिखा देगा तो ज्यादा अच्छा है, ताकि पता चल जाएगा कि कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे वो क्वेश्चन दिया हुआ था तुम्हारा, कल जो तुम किया था वो क्वेश्चन था √2 √8 रूट कितना था 18 √32, इस तरह का जो क्वेश्चन था तुम इसको तोड़ा था तो √8 को तुम क्या लिख दिया था 2√2, इसको क्या लिख दिया था 3√2, इसको क्या लिख दिया था 4√2। यही तो बोल रहे हैं। तो तुम हर बार देखो इसको तोड़ दिए ना, और इसमें हर बार दिख रहा है कि कितना बढ़ रहा है √2 हर बार बढ़ रहा है। थोड़े थे ना √8 को, सबको सांस किसी को याद नहीं है। √8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, फिर 2 बाहर आ गया था 2√2। सेम उसी तरह √18 को लिखो 3 × 3 × 2, 3 बाहर आ जाएगा 3√2 हो जाएगा, फिर इसका 4√2 हो जाएगा। इसका मतलब अगला टर्म यदि हम लिखना चाहेंगे तो कितना होगा 5√2 बोले थे, फिर कितना बोले थे 6√2, फिर कितना बोले थे 7√2। अब इसको मान लो उसमें कन्वर्ट करना है तो 5 अंदर जाएगा तो कितना अंदर जाएगा 2 को 5 अंदर जाएगा, तो 5 × 5 × 2 कितना होगा √50। ये अंदर जाएगा इसमें तो कितना होगा √72। 6 अंदर जाएगा तो 36 बन जाएगा ना, और 36 गुना कितना हो जाएगा 7 अंदर जाएगा तो कितना बनेगा 49, 49 गुना 98। इस तरह करके आगे बढ़ते हुए जाएगा। आगे होगा 10√2, आगे क्या होगा 9√2 के बाद नहीं 7√2 के बाद 8√2 कितना हो जाएगा 8√2 कितना हो जाएगा 8 अंदर जाएगा तो 64 गुना 2 कितना हो जाएगा 128। इस तरह से चलते जाएगा। तो ई वाला केस नहीं है, वो वाला केस में, वो वाला केस में अलग अलग टर्म ही है जिसमें जिसको तुम तोड़ के देखो ना, तोड़े तो कहाँ टूट रहा था, और घटा रहे तो सब जगह अलग अलग आ रहा है। इस केस में क्या हो रहा था घटाने पे सब सेम आ रहा है, ये टूट जाएगा ना 18 को 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, मतलब एक 3 बाहर आ गया। इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, एक 4 बाहर आ गया। इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, एक 5 बाहर आ गया। तो ईएपी में है, ईएपी में है, नहीं वाला एपी में नहीं है। इसमें तुम ध्यान दो, इसमें भी सेम काम करना है। एपी में है, तुम गौर करो तो यहाँ 3 था, यहाँ पे 3 + √2 हो गया, मतलब कितना बढ़ा √2। यहाँ पे √2 था, यहाँ पे हो गया 2√2, फिर कितना बढ़ा √2। घटा के तुम देखो, घटाएगा तो क्या करेगा तुम, इसमें से इसको घटाएगा, इसमें से इसको, तो d बराबर लिखेगा तुम 3 + √2 - 3 3 इसमें से इसको घटाएं 3 कट गया, बच गया √2। दूसरा केस में यहाँ पे निकाल के देखो, ये हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, तो 3 + 2√2 है। ध्यान देना, आप घटाते समय तुमको ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना टर्म है 2 टर्म लिखा हुआ है। कितना टर्म लिखा हुआ है 2 टर्म लिखा हुआ है, तो माइनस का साइन देंगे 3 + √2। अब देखो ये दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस आएगा तो दोनों का साइन चेंज होगा ना, कि नहीं होगा। अब साइन चेंज होगा तो क्या होगा, देखो ये बन जाएगा माइनस, और ये भी क्या बन जाएगा माइनस। दोनों प्लस में था तो दोनों क्या बन जाएगा माइनस। अब E3 और E3 2√2 - √2, 2 को √2 है, उसमें से 1 को √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा। किसी को घटाने में लिखा था तो 2x - x मान के देख लो। √2 मतलब एक टर्म, कोई भी चीज तुरंत मान लो 2 को पेन है, उसमें से 1 को पेन घटेगा तो कितना बचेगा 1 को बचेगा। तो 2√2 में से 1 को √2 घटेगा तो कितना बचेगा 1 को √2 बचेगा। इसको भी घटाने में यदि किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे देख लो, 2√2 में से हम √2 घटाना चाह रहे हैं, दोनों में √2 है तो √2 को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, 2 - 1 1 होगा। 1 × √2 कितना होने वाला है √2। या फिर इसे समझ लो या फिर उसे समझ लो, हो गया। अब यहाँ पे देखो a² a³ a⁴ लिखा हुआ है, इसमें से लिखना है तो लिख लो, फिर मिटाएंगे फिर लिखेंगे आगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें से d निकाल के देखो, इसमें से इसको घटाओ तो d बराबर कितना होगा a² - a। अब इसको भी कोई घटा के a लिख देगा तो इसका मतलब उसको मैथ नहीं आ रहा है। a² मतलब कितना बार a है उसमें 2 बार, और इसमें कितना बार a है 1 बार,
तो ए कॉमन जाएगा, ए माइनस 1 बचेगा। तो ये चीज तो दिक्कत है सर। अब किसी को घटा के कोई लिख देगा ए स्क्वायर माइनस ए बराबर ए, तो ये बता तो 2a माइनस ए कितना होगा फिर? 2a माइनस a। कोई तो एगो सही है, कोई एगो गलत है। हाँ सर ऊपर साफ साफ ही दिख रहा है कि दो को ए है, उसमें से एक को ए घटा रहे, तो एक को ए बचेगा, मतलब ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? यदि ज्यादा दिक्कत लग रहा है तो सोचो तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर में दिक्कत हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 और 2 into 3 माइनस 2। तो 0 हो जाएगा सर। देखो तो दोनों सेम आ रहा है, ऊपर में आएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 0, मतलब 9 माइनस 3 मतलब 6 6 और नीचे कितना आएगा 2 into 3 6 माइनस 3 कितना आ रहा है 3। दोनों सेम कैसे हो सकता है? तो a स्क्वायर माइनस a लिखा हुआ है, a स्क्वायर है मतलब a into a दो बार है इसमें, तो घटाएगा तो डायरेक्टली तो नहीं घटेगा, तो घटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? a को कॉमन ले लिए दोनों जगह से, तो a स्क्वायर में एगो a बच गया और a कॉमन है तो वहां कितना बचा? 1 बचा। दूसरा टर्म को तुम घटाएगा तो कितना आएगा? a क्यूब माइनस a स्क्वायर। फिर से कितना कॉमन जाएगा? डायरेक्टली तो नहीं घटेगा ना, कितना कॉमन जाएगा? a स्क्वायर जाएगा इसका कॉमन, क्योंकि a स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ कितना बचा? एक को a बचा और यहाँ कितना बचा? 1 बचा। ये दोनों तुमको सेम दिख रहा है? हाँ सर लिख रहा कहाँ सेम दिख रहा है? ये है a स्क्वायर, हाँ सर। a माइनस 1 सेम है, a और a स्क्वायर है, a भी नहीं है। ये क्वेश्चन आता तब हो सकता था क्या हो जाता है? a 2a 3a 4a 5a, ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ये फिर से वही बोल रहे हैं जीपी है, हर बार a मल्टीप्लाई हो रहा है, a के बाद a स्क्वायर के बाद a क्यूब, a के बाद a 4, हर बार a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीपी है, एपी नहीं है। ये वाला एपी है, a है 2a है 3a है 4a है 5a है, इस तरह करके है। फिर है वो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। जब ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो नंबर दे दिया है, घटाने में ज्यादा दिक्कत हो तो इसको नंबर में ही चेंज कर लो। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अभी बता दो, घटाने में 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 16। एक बार 8 बच रहा है, बस 16 बच रहा है। एपी में है? एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी सेम यहाँ से यहाँ घटाया तो 8 बचा, यहाँ से यहाँ घटाया 16 बचेगा, यहाँ से यहाँ घटाएगा तो 24 बचेगा। घटाने के बाद वो जीपी में आ रहा है, घटाने के बाद जो आ रहा है वो जीपी में आ रहा है, मतलब वो एक्स्ट्रा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है कि कैसे बनेगा क्या होगा, सब 11 में हम लोग को देखना है। और कोई क्वेश्चन है 5.1 में? देखो 0.2 वाला भी है, उसमें भी घटाने वाला काम करना है। सब में घटाओ, डेसिमल वाला घटाना थोड़ा सा टफ लग रहा है तो फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना उसका, कि डेसिमल वाला घटाओ कैसे घटा। उतार लो जल्दी से। तो एपी है